हेलो वेलकम एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए गुप्ता एंड गुप्ता के इरिगेशन इंजीनियरिंग का जो पार्ट है उसके क्वेश्चंस को डिटेल में देख रहे थे। इस वीडियो से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 140 तक देख चुके थे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम 140 के बाद के जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे। पूरी डिटेल में हम एक एक क्वेश्चन के एनालिसिस को देख रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो पिछले वीडियोज़ जो हैं जो पूरी प्ले लिस्ट में पड़े हैं उनको देख सकते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। और इसकी पीडीएफ की यदि हम बात करते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप लोग प्रिंट इसका पीडीएफ निकाल करके डाउनलोड करके आप लोग प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन आज का 141 क्या कह रहा है? ए रन ऑफ रिवर प्लांट, कह रहा है जो आपका रन ऑफ रिवर प्लांट होता है, कह रहा है इज ए मीडियम हेड स्कीम, एक मीडियम हेड स्कीम होता है। कह रहा है जनरेट्स पावर ड्यूरिंग पीक आवर्स ओनली, कह रहा है केवल पीक आवर्स में ही पावर जनरेट करता है। दूसरा कह रहा है इज सूटेबल ओनली ऑन ए पेरिनियल रिवर, कह रहा है केवल पेरिनियल रिवर पर सूटेबल होता है। और कह रहा है हैज़ नो पॉन्टेज एट ऑल, कह रहा है इसमें कोई पॉन्टेज नहीं होता है। ठीक है, अब यदि इस टॉपिक की मैं बात करता हूँ आपसे, ठीक है, हम लोग बिल्कुल डिटेल में एक चीज़ों को देखते हैं। तो जब आप हाइड्रो पावर प्लांट्स की बात करते हैं, ठीक है, जब यदि आप बात करते हैं किसकी, हाइड्रो पावर प्लांट्स की, हाइड्रो पावर प्लांट्स जिसको हम लोग हाइडल प्लांट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब हाइड्रो पावर प्लांट्स की बात करते हैं तो हाइड्रो पावर प्लांट्स क्या करते हैं? ये पावर प्लांट्स आपके वाटर की एनर्जी, ठीक है, वाटर से एनर्जी लेते हैं और उस वाटर से एनर्जी को लेकर के, ठीक है, वाटर से एनर्जी को लेकर के और आपके जो टरबाइंस है, ठीक है, जो टरबाइंस है उसको रन कराते हैं। ठीक है, जो टरबाइंस है उनको रन कराते हैं, जिससे क्या होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आपका प्रोड्यूस होता है। अब यदि हम बात करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स के क्लासिफिकेशन की, तो डिफरेंट बेसिस हैं इसको क्लासीफाई करने के। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं डिफरेंट बेसिस से क्लासीफाई करने के, अब यदि बात करते हैं हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग, ठीक है, यदि मैं बात करता हूँ इसका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, यदि हम हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, ये पावर प्लांट्स की यदि मैं बात करता हूँ तो कौन कौन से होते हैं यदि मैं बात करता हूँ तो इसमें पहला हेड के अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, पहला क्या आपका रन ऑफ रिवर प्लांट, क्या है? रन ऑफ रिवर प्लांट, रिवर प्लांट। दूसरा आपका यदि मैं बात करता हूँ आपका स्टोरेज प्लांट्स, स्टोरेज प्लांट्स। तीसरा यदि मैं आपसे बात करता हूं तो आपका पंप्ड स्टोरेज प्लांट्स होते हैं। ठीक है, पंप्ड स्टोरेज प्लांट्स। और यदि मैं बात करता हूं चौथा आपका टाइडल प्लांट्स होते हैं। ठीक है, टाइडल प्लांट्स। ये सब क्या है? आपके हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हमारे जो हाइडल प्लांट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब यदि मैं बात करता हूँ और रन ऑफ रिवर प्लांट की यदि बात करता हूँ तो ये दो प्रकार से, एक आपका विद पॉन्टेज होता है, एक आपका विदाउट पॉन्टेज भी होता है। ठीक है, अब यदि मैं बात करता हूँ रन ऑफ रिवर प्लांट्स की, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या होते हैं रन ऑफ रिवर प्लांट्स। ठीक है, तो रन ऑफ रिवर प्लांट्स की यदि हम बात करते हैं तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि यदि हमारे पास कोई रिवर है, ठीक है, और उसके अप स्ट्रीम कोई रिवर है, रिवर के अप स्ट्रीम साइड पर, ठीक है, जो अप स्ट्रीम साइड है, जो रिवर का हमारा अप स्ट्रीम साइड है, वहाँ पर यदि मान लीजिए अप स्ट्रीम साइड है, वहाँ पर सिग्निफिकेंट पॉन्टेज अवेलेबल नहीं, पॉन्टेज तो है वहाँ पे, लेकिन अच्छा पॉन्टेज के बारे में यदि हम बात करते हैं क्या होता है, तो इन जनरली यदि मैं बात करता हूँ जो रन ऑफ रिवर प्लांट्स होते हैं वहाँ पर जो रिवर्स होता है उसके अप स्ट्रीम साइड की ओर जो है ना आपका जो है एक छोटा सा स्टोरेज होता है। ठीक है, बहुत ही कम स्टोरेज होता है। ठीक है, वाटर का जो स्मॉल स्टोरेज होता है उसको हम पॉन्टेज कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें जो रिवर होती है, रिवर जो होती है उसमें जो पॉन्डेज होता है वो सिग्निफिकेंट पॉन्डेज नहीं होता है, बट फिर भी हमारा जो मिनिमम फ्लो है, ठीक है, मिनिमम फ्लो है, हम उसको क्या करते हैं डैम वगैरह अक्रॉस द रिवर क्रिएट करके और उसको हम अपने पावर प्लांट के लिए यूटिलाइज करते हैं, एनर्जी को जनरेट करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, हम पियर वगैरह जो है रिवर पे अक्रॉस द रिवर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिससे आपको जो है पॉन्टेज मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है रन ऑफ रिवर प्लांट। अब यदि रन ऑफ रिवर प्लांट्स की बात करते हैं, ये जनरली लो हेड स्कीम के लिए, क्योंकि हाई हेड वाटर अवेलेबल नहीं है, ये लो हेड स्कीम के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है,
और ये आपके सफिशियंट जो ड्राई वेदर फ्लो होता है वो कहाँ पे अवेलेबल होता है, पेरिनियल रिवर्स में। ये पेरिनियल रिवर्स के लिए आपके जो है ये सूटेबल होते हैं, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आवर्स टू आवर फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है। जो आपका आवर्स टू आवर फ्लक्चुएशन है या ओकेजनल डे टू डे फ्लक्चुएशन हो रहा है, उसको कौन डिसाइड कर रहा है, तो उस फ्लक्चुएशन को फुलफिल कर रहा है आपका जो पॉन्डेज अवेलेबल है, ठीक है। जब आपका हाई डिमांड होगा उस समय आपका पॉन्डेज फ्लक्चुएशन जो है, तो पॉन्डेज का वाटर वो यूज में आएगा, ठीक है। तो ऐसे होता है। अब एग्जाम्पल्स की यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं आपके, तो एक आपका गंगवाल एंड कोटला पावर हाउसेज है जो कि आपका नांगल हाइडल चैनल पर है, ठीक है। मोहम्मदपुर और आपका पथरी पावर हाउस जो कि गंगा कैनाल पर है, और शारदा पावर हाउस आपका शारदा कैनाल पर है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, यदि तो कह रहे हैं कि मीडियम नहीं, लोएड स्कीम, तो ये गलत हो गया। जनरेट्स पावर ड्यूरिंग पीक आवर्स ओनली, नहीं, पीक आवर्स पे नहीं, ये थ्रू आउट द ईयर जो पेरिनियल रिवर होती है, ठीक है, तो वहाँ पावर जनरेट करता है, ये भी आपका गलत है। हाँ, ये आपका पेरिनियल रिवर के लिए सूटेबल होता है, बिल्कुल सही बात है, केवल और केवल पेरिनियल रिवर के लिए। और पॉन्डेज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अप्रेसिएबल पॉन्डेज नहीं होता है, सिग्निफिकेंट पॉन्डेज नहीं होता है, लेकिन होता जरूर है। ये भी आपका गलत है। सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा द नेट हेड अंडर विच द टर्बाइन रीचेज इट पीक एफिशिएंसी एट ए सिंक्रोनस स्पीड इज कॉल्ड। कह रहा है आपका जो है नेट हेड जिसके अंडर आपका टर्बाइन जो है पीक एफिशिएंसी को अपने सिंक्रोनस स्पीड को अचीव कर रहा है, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड पर अपनी पीक एफिशिएंसी को अचीव कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, डिजाइन हेड, रेटेड हेड, क्रॉस हेड या ऑपरेटिंग हेड, ठीक है। अब यदि मैं आपसे बात करता हूँ, पहली बात डिजाइन हेड। अच्छा, डिजाइन हेड से पहले मैं कुछ टर्म आपको और बताता हूँ, ठीक है, जो कि काम आएंगे। जैसे आपका NWL नॉर्मल वाटर लेवल, ठीक है। नॉर्मल वाटर लेवल क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल वाटर लेवल की यदि हम बात करते हैं, ये आपका हाइजेस्ट क्या होता है, ये आपका हाइजेस्ट, ठीक है, ये अब क्या होता है, हाइजेस्ट एलिवेशन ऑफ वाटर लेवल, एलिवेशन ऑफ वाटर लेवल जो कि आपकी रिजर्वायर में क्या होता है, मेंटेन रहता है, ठीक है, बिना किसी स्पिलवे डिस्चार्ज के जो हाईएस्ट एलिवेशन ऑफ वाटर लेवल आपके स्पिलवे में अवेलेबल होता है, उसको हम कहते हैं क्या, नॉर्मल वाटर लेवल, ठीक है। अब आते हैं क्या, अब आते हैं मिनिमम वाटर लेवल, ठीक है। मिनिमम वाटर लेवल क्या होता है, ठीक है, जब आपका एलिवेशन जो होता है, ठीक है, वो मिनिमम, जब वाटर हेड का ऐसा एलिवेशन क्या कह सकते हैं, एलिवेशन ऑफ वाटर लेवल, एलिवेशन ऑफ वाटर लेवल, इसको समझना जरूरी था, ठीक है। वाटर लेवल इसलिए बता रहा हूं इसको, एलिवेशन ऑफ वाटर लेवल विच प्रोड्यूस मिनिमम नेट हेड ऑन पावर यूनिट। नेट हेड जो आपके पावर यूनिट्स होते हैं वहां पर जो आपका वाटर लेवल मिनिमम नेट हेड प्रोड्यूस करता है उसको हम कहते हैं मिनिमम वाटर लेवल। ये कितना होता है, ये डिजाइन हेड का 65% होता है। कितना होता है, 65% ऑफ डिजाइन हेड, ठीक है। अभी बताऊंगा क्या होता है डिजाइन हेड, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं किसका, WAL की यदि हम बात करते हैं वेटेड एवरेज लेवल, ठीक है। यदि हम वेटेड एवरेज लेवल की बात करते हैं, ये क्या होता है, ठीक है, तो ये आपका एक प्रकार का ये ऐसा लेवल होता है जिसके अबव या बिलो यदि हम बात करते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ पावर डेवलप होता है, चाहे इसके ऊपर या इसके नीचे आपका जो है ये ऐसा वाटर लेवल होता है जिसके ऊपर या नीचे आपका इक्वल अमाउंट ऑफ जो है आपका पावर डेवलप, मतलब 50% कह सकते हैं, ठीक है, चाहे अब NWL के लिए या MWL के लिए, ठीक है। इसको कहते हैं क्या हम, वेटेड एवरेज लेवल, ठीक है। ये आपको आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं डिजाइन हेड की, क्या होता है डिजाइन हेड, डिजाइन हेड आपका एक नेट हेड होता है जिसके अंडर आपका टरबाइन जो है अपने सिंक्रोनस स्पीड पर, ठीक है, पीक एफिशिएंसी को अचीव करता है। और डिजाइन हेड इक्वल टू क्या हो जाता है आपका WAL, मतलब वेटेड एवरेज लेवल माइनस आपका मिनिमम वाटर लेवल, और इसका डिफरेंस जो होता है ये आपका 125% ऑफ डिजाइन हेड आता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक टर्म आता है क्या आपका, रेटेड हेड, ठीक है।
रेटेड हेड की यदि हम बात करते हैं तो आपका यदि मान लीजिए हम अपने जो है फुल गेट ओपनिंग, जो हमारा वाटर आ रहा है हम फुल गेट ओपनिंग कर देते हैं तो हमारा उस पर जो टरबाइन की फंक्शनिंग होती है मतलब फुल स्पीड से होती है, ठीक है। इसका मतलब वहाँ पर जो पावर आउटपुट आता है, ठीक है, वो आपका इक्वल किसके होगा, स्पेसिफाइड, जो आपके टरबाइन की स्पीड स्पेसिफाई की गई है प्लेट पर उसके बराबर आने लग रहा है, इसको हम कहते हैं रेटेड हेड, ठीक है। और ये आपका जो है ये आपका हेड जो है इक्वल होता है किसके, ये आपके डिज़ाइन हेड ऑफ द टरबाइन के इक्वल होता है, जिससे मैक्सिमम ओवरऑल प्लांट एफिशिएंसी आपको मिलती है, ठीक है। एक टर्म आता है कि आपका ग्रॉस हेड। ग्रॉस हेड क्या होता है, ग्रॉस हेड जो होता है वो डिफरेंस होता है वाटर लेवल एलिवेशंस का, ठीक है, डाइवर्जन हेड पर हाइडल स्कीम के और आपके जो रिटर्न ऑफ वाटर है, जो वाटर बैक करके रिटर्न आ रहा है उसका, ये उसका क्या होता है, ये उसका जो है आपका डिफरेंस होता है, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस हेड, ठीक है। ऑपरेटिंग हेड की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग हेड आपका क्या होता है, ये आपका जो है ये डिफरेंस होता है किसका, एलिवेशन ऑफ वाटर सरफेस इन 4 वे। आप लोग टरबाइन पढ़ेंगे तो 4 वे और टेल रेस, जो टरबाइन का 4 वे और टेल रेस के बीच के जो वाटर लेवल का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग हेड, ठीक है। नेट हेड या इफेक्टिव हेड की बात करते हैं तो ये आपका जो है डिफरेंस होता है किसका, हेड एट पॉइंट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ टरबाइन, दोनों के बीच के हेड का जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं नेट हेड या इफेक्टिव हेड। अब क्वेश्चन पे आते हैं अपने, तो कह रहा है कि द नेट हेड अंडर विच द टरबाइन रीचेज इट्स पीक एफिशिएंसी एट सिंक्रोनस स्पीड, तो क्या कहेंगे उसको, उसको हम कहेंगे डिजाइन हेड। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा द रेशियो ऑफ द एवरेज लोड टू द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट हुज रिजर्व कैपेसिटी इज 0 विल बी इक्वल टू, कह रहा है जो एवरेज लोड, ठीक है, जो रेशियो कह रहा है किसका, एवरेज लोड टू इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट हुज रिवर्स कैपेसिटी, जिसकी रिवर्स कैपेसिटी 0 है, वो कह रहा है किसके बराबर होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन कह रहा है कि ये किसके बराबर होगा। अब यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, अब इसकी यदि हम बात करते हैं, कुछ टर्म्स हैं जिसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब उन टर्म्स को समझने के लिए सबसे पहले एक आता है हमारा क्या, हमारे पास एक आता है हमारे पास क्या, एक आता है हमारे पास लोड फैक्टर। यदि हम लोड फैक्टर की बात करते हैं, लोड फैक्टर क्या होता है, तो लोड फैक्टर आपका रेशियो होता है किसका, लोड फैक्टर की यदि हम बात करते हैं, लोड फैक्टर, ठीक है, लोड फैक्टर क्या होता है, ये हमारा एवरेज लोड किसी सर्टेन पीरियड का एवरेज लोड टू द मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, टू द मैक्सिमम डिमांड सेम पीरियड की बात कर, ठीक है, पीक डिमांड या मैक्सिमम डिमांड। 1 सेकंड, 1 सेकंड, ठीक है, ये आपका जो है मैक्सिमम लोड, ठीक है, मैक्सिमम लोड की यदि हम बात करते हैं तो इसका जो रेशियो होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लोड फैक्टर, क्या कहते हैं, लोड फैक्टर, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं एक और टर्म आता है क्या, हमारा डिमांड फैक्टर, ठीक है, डिमांड फैक्टर की यदि हम बात करते हैं क्या होता है डिमांड फैक्टर, ये आपका रेशियो होता है मैक्सिमम डिमांड टू द आपका जो है जो पर्टिकुलर टाइम पे जो कनेक्टेड लोड है उसका रेशियो होता है क्या, आपका डिमांड फैक्टर। इस तरह है कैपेसिटी फैक्टर या प्लांट फैक्टर, ठीक है, कैपेसिटी फैक्टर या प्लांट फैक्टर की यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, कैपेसिटी फैक्टर या प्लांट फैक्टर की यदि मैं बात आपसे करूँ तो क्या होता है कैपेसिटी फैक्टर या प्लांट फैक्टर, ये आपका जो रेशियो होता है किसका, यदि हम बात करते हैं, अच्छा एक चीज़ समझिएगा, ये तो आपका रेशियो होता है एवरेज आउटपुट ऑफ द प्लांट टू द गिवन पीरियड ऑफ टाइम प्लांट कैपेसिटी, ठीक है, एवरेज आउटपुट और एक गिवन टाइम पर जो प्लांट की कैपेसिटी है उसका रेशियो होता है, इसको हम प्लांट फैक्टर कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, जब भी आपका कैपेसिटी, ठीक है, जब भी आपका जो लोड फैक्टर होता है, ठीक है, जब भी आपका लोड फैक्टर, एक चीज़ समझिए, जब आपका कैपेसिटी फैक्टर और लोड फैक्टर आइडेंटिकल हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, पीक लोड आपका इक्वल होगा प्लांट कैपेसिटी के। इस केस में आपका जो है जो वैल्यू रिवर्स कैपेसिटी की होती है वो 0 हो जाती है, और ये आपका जो कैपेसिटी फैक्टर होता है ये आपका किसके बराबर होता है, ये लोड फैक्टर और प्लांट फैक्टर इक्वल हो जाता है इस समय, ठीक है। यहाँ पर दोनों सही है, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम ऑपरेटिंग अंडर ए लोड ऑफ 80 मीटर विल बी क्लासिफाइड एज, कह रहा है आपका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम जो कि आपका ऑपरेट किया जा रहा है 80 मीटर के लिए, तो वो कह रहा है किसको, अच्छा एक चीज़ समझिएगा, ये आपका डाटा कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं, तो किसी किताब में दूसरा भी मिल सकता है। जब आप लोग इसके घर में देखेंगे तो यहाँ पर डाटा उसको दे रखा है, ठीक है। जब हम हाइड्रो प्लांट्स जो हमारे हैं उसको यदि हम क्लासीफाई करते हैं ऑपरेटिंग हेड के अकॉर्डिंग, तो कौन कौन से, एक लो हेड स्कीम जिस
यहाँ पर हेड क्या होता है, लेस देन 15 मीटर। मीडियम हेड स्कीम जो कि 15 to 60 मीटर के बीच वेरी करता है, ठीक है। और हाई हेड स्कीम जो कि ग्रेटर देन 60 मीटर होता है, ठीक है। ये हो गया आपका। तो हमारा क्वेश्चन कर रहा है कितना है, 80 मीटर है। 80 मीटर है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन कितना है आपका 60 है। ग्रेटर देन 60 का मतलब ये हाई हेड स्कीम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है ए हाइटोग्राफ इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। का जो हाइटोग्राफ होता है ये किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। अब हाइटोग्राफ की यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो हाइटोग्राफ क्या होता है, ये आपका प्लॉट होता है किसका, एवरेज इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल अगेंस्ट द टाइम इंटरवल। तो एवरेज इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल और टाइम इंटरवल के बीच जो हमारा ग्राफ प्लॉट होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइटोग्राफ कहते हैं। और हाइटोग्राफ को डिराइव किससे किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। तो हाइटोग्राफ को डिराइव किया जाता है मास कर्व से, ठीक है, मास कर्व से। और यूजुअली इसको बार चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इसको बार चार्ट के रूप में क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं जो एरिया अंडर हाइटोग्राफ होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल प्रिसिपिटेशन जो रिसीव होता है एक पीरियड में वो उसको दिखाता है, ठीक है। और हाइटोग्राफ आपका मोर प्रेफर्ड है मास कर्व से ज़्यादा कन्वीनियंट होने की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें समझिए। मास कर्व की बात करता है तो क्या होता है, क्यूमुलेटिव रेनफॉल वीएस टाइम। डबल मास कर्व की बात करता है ये क्या होता है, क्यूमुलेटिव रेनफॉल ऑफ नियर बाई स्टेशन वीएस क्यूमुलेटिव रेनफॉल ऑफ कंसर्न्ड स्टेशन। हाइड्रोग्राफ की यदि हम बात करते हैं तो डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है। हाइटोग्राफ की रेनफॉल इंटेंसिटी वीएस टाइम का ग्राफ होता है। और डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व्स की यदि हम बात करते हैं, डायरेक्ट कर्व्स की बात करते हैं तो रेन डेप्थ वीएस एरिया एंड टाइम के बीच ग्राफ जो होता है, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, बता दिया आपको। तो हाइटोग्राफ क्या होता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम का। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है वेरिएबिलिटी ऑफ ए रेनफॉल इज लार्जेस्ट इन द रीजन ऑफ रेनफॉल एट लार्जेस्ट इन कोस्टल एरिया या लार्जेस्ट इन रीजन ऑफ स्कैर्सिटी रेनफॉल। अब यदि हम बात करते हैं वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल की, एक्चुअली आपको पता है, मान लीजिए ये एक शहर है, ठीक है, ये एक, मान लीजिए ये हमारा क्या है, मान लीजिए ये हमारा प्रयागराज है, ठीक है, ये हमारा प्रयागराज है, प्रयागराज, ठीक है। चलिए कुंभ भी लगा है। ये मानिए छोटे छोटे गांव हैं इसके, ठीक है, छोटे छोटे गांव हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है यहाँ पर जो बहुत बारिश हो, यहाँ पर बहुत बारिश हो, लेकिन यहाँ पर कुछ एरिया ऐसे हो जो स्कैंट हो, जहाँ पर बारिश कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर रेन क्या है आपका, वेरिएबल है, रेनफॉल क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो जैसे आपके देश में देखिए, एक हमारे साउथर्न जो रीजन है, कोस्टल रीजन है, वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, राजस्थान में कम होती है। तो वेरिएबिलिटी कहाँ पर ज़्यादा, जहाँ पर बारिश हाई रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर वेरिएबिलिटी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जो हमारा जो रीजन ऐसा जहाँ पर स्कैर्सिटी है रेनफॉल की, वहाँ पर वेरिएबिलिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका मतलब तो आपका लार्जेस्ट इन रीजन ऑफ हाई रेनफॉल नो, यहाँ पर लोएस्ट वेरिएबिलिटी। लार्जेस्ट इन कोस्टल एरिया नो, यहाँ पर हाई रेनफॉल होता है। लार्जेस्ट इन रीजन्स ऑफ स्कैर्सिटी, जहाँ पर कम बारिश हो रही है वहाँ पर ज़्यादा आपको वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगी। इसका मतलब ओनली ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अडॉप्टेड एज स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज। कह रहा है कि इंडिया में जो है किसे एक स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज के रूप में अडॉप्ट किया जाता है, साइमन्स रेन गेज को, टिपिंग बकेट टाइप को, नेचुरल साइफन टाइप को, या वेइंग बकेट टाइप को, ठीक है। यदि हम बात करते हैं, देखिए ये सारी जितनी यहाँ पर रेन गेजेस हैं, रिकॉर्डिंग टाइप हो या नॉन रिकॉर्डिंग टाइप हो, मैं टोटली प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं, जो पहले क्वेश्चन आए थे, उसमें बिल्कुल डिटेल में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम केवल एक ही देखेंगे, बाकी आप लोग वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया में यदि हम बात करते हैं किसकी, नेचुरल साइफन टाइप या फ्लोटिंग टाइप रेन गेजेस की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये आपके ऐसे स्टैंडर्ड टाइप के रिकॉर्डिंग रेन गेज है जो कि इंडिया में मोस्टली जो है अडॉप्ट किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एलिवेशन ऑफ फ्लड जो है वो आपका क्लॉक वाइज ड्रिवन चार्ट होता है, जिसको देखिए एक्चुअली फिगर से देखिए, यहाँ पर क्या होता है, ये फनल लगा है, ठीक है, फनल से यहाँ वाटर जाता है, ठीक है, ये वाटर जाता है फनल से, ये फिल्टर लगा है। यहाँ पर एक रोटेटिंग ड्रम होता है, ठीक है, रोटेटिंग ड्रम जो होती है इस पर जो है एक कागज लगी होती है, ठीक है। और क्या होता है, ये जैसे ये साइफन है, ठीक है, इस साइफन से क्या होता है, जब वाटर इसमें ज़्यादा होगा ये निकल जाएगा। तो ये जैसे जैसे वाटर साइफन में भरता है ये आपका रोटेट करेगा, ये आपको रोटेट करेगा, और यहाँ पर जो है आपका ऐसे ग्राफ जो है ऐसे नोट होते चला जाएगा। तो ये हमारा रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज होता है, जो हमारा साइमन टाइप, और ये आपको मास कर्व देता है। क्या देता है, ये आपको मास कर्व देता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर इंडिया में मोस्टली जो स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज यूज करते हैं वो आपका नेचुरल साइफन टाइप होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है द मैक्सिमम एवरेज डेप्थ ड्यू टू वन डे स्टॉर्म ओवर एन एरिया ऑफ 100 किलोमीटर स्क्वायर इज 100 mm। ठीक है, आपका मैक्सिमम एवरेज डेप्थ एक दिन के स्टॉर्म का, ठीक है, 24 आवर्स का दे रखा है। ठीक है, 24 आवर्स का आपको दे रखा है कितना, 100 mm। डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व इंडिकेट दैट फॉर द सेम एरिया, एरिया आपका कांस्टेंट, एरिया को कांस्टेंट कीजिए। ठीक है, एरिया कांस्टेंट, ओके, 100 किलोमीटर स्क्वायर द एवरेज डेप्थ फॉर 3 आवर्स स्टॉर्म विल बी 3 आवर्स के लिए। अब देखिए डीडी कर्व के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, क्या होता है डीडी कर्व के लिए हम बात करते हैं, ये आपका रेनफॉल को किसी एरिया के लिए एक टाइम में जो है जो ग्राफ हम बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डेप्थ ड्यूरेशन कर्व कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, एक आपका यदि रेन गेज स्टेशन आपका दिया है जहाँ पर पॉइंट रेनफॉल है, ठीक है, जो कि एक्चुअली रेनफॉल एरिया को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो उसको फाइंड करने के लिए कि आपका कितना जो रेनफॉल आपका जो है एरिया में अकर हुआ है, हम उसको क्या करते हैं, पॉइंट रेनफॉल डाटा को एरियल रेनफॉल डाटा में कन्वर्ट करते हैं। और ये किसके द्वारा करते हैं, तो डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व को यूज करके करते हैं। डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व जो होता है ये आपका ग्राफिकल रिलेशन होता है किसके किसके बीच, तो आपका डिक्रीजिंग प्रोग्रेसिवली डिक्रीजिंग एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल ओवर ए, प्रोग्रेसिवली इंक्रीज एरिया, जैसे जैसे एरिया इंक्रीज करेंगे आपका रेनफॉल डेप्थ क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, आउटवर्ड साइड में। ठीक है, तो ये हमारा होता है डीएडी कर्व। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको क्या देखने को मिल रहा है, 24 आवर्स के लिए बात कर रहा है, जैसे जैसे देखिए ये आप जैसे जैसे एरिया इंक्रीज, जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होगा डेप्थ ऑफ रेनफॉल क्या होगा आपका, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्लियर होता है कि आपका सेम एरिया आपका सेम है, तो सेम एरिया में अलग अलग टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, जैसे जैसे देखिए जैसे 24 आवर्स के लिए ज़्यादा था, यदि हम 3 आवर्स के लिए नीचे की ओर आएंगे, ठीक है, नीचे की ओर आ रहे हैं, ठीक है, नीचे की ओर आ रहे हैं, तो आपका डेप्थ ऑफ रेनफॉल क्या हो रहा है, देखिए घट रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, नीचे की ओर आ रहे हैं तो घट रहा है। ठीक है, तो डिक्रीज करेगा। यहाँ पर क्या सही होगा, तो ये आपका लेस देन 100 mm आएगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, गुप्ता एंड गुप्ता में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट दिया है जो कि गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 149 हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 149 कह रहा है द मैक्सिमम रेनफॉल डेप्थ ऑफ 300 mm in 24 hours has a return period of 100 years. The probability of 24 hours rainfall equal to greater than 300 mm occurring at least once in 10 year is given by। ठीक है, चलिए हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं यहाँ पर अपने रिटर्न पीरियड के लिए। अब एक चीज़ समझिए, रिटर्न पीरियड के लिए हम बात करते हैं तो आपका रिटर्न पीरियड टी कितना दे रखा है, 100 ईयर्स। ठीक है, टी इक्वल टू कितना दे रखा है, 100 ईयर्स, 100 ईयर्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पर ऑफ ऑकरेंस निकाल लीजिए, तो पी निकालते हैं, यदि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/t कितना हो जाएगा, 1/100। तो 0.01 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस की यदि हम बात करते हैं तो क्यू जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या आ जाएगा आपका, क्यू इक्वल टू 1 माइनस पी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस पी, तो ये आपका 1 माइनस कितना हो जाएगा 0.01, तो ये आपका हो जाएगा कितना 0.99। ठीक है, तो ये आपका 0.99 आ जाएगा। तो यदि हम बात करते हैं क्या आपका रिस्क के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो यदि हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस एटलीस्ट वंस इन ईयर हाइड्रोलिक रिस्क, यदि आर की बात करते हैं, आर क्या हो जाएगा 1 माइनस क्यू टू द पावर एन, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कितना 0.99 और एन कितना रखा है आपका 10 ईयर्स 10। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का द मोस्ट सुटेबल केमिकल विच कैन बी अप्लाइड टू द वाटर सरफेस फॉर रिड्यूसिंग इवेपोरेशन इज, कह रहा है वाटर सरफेस पर इवेपोरेशन को रिड्यूस करने के लिए कौन सा केमिकल सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, सिटाइल अल्कोहल या ब्यूटाइल अल्कोहल। अच्छा, यदि हम बात करते हैं हम इवेपोरेशन के रिडक्शन की, तो पहला रिडक्शन ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, जैसे जैसे ठीक आपको पता है वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है इवेपोरेशन के साथ क्या होता है, लॉस्ट होता है, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के वाटर बॉडी। अब यदि मान लीजिए डीप रिजर्वायर है, ठीक है, तो डीप रिजर्वायर की जगह पे यदि आपका वाइडर वन है तो आप रिडक्शन होगा इवेपोरेशन लॉस का, डीप है यहाँ पर कम लॉस होगा, ठीक है, रिडक्शन होगा। और यदि वाइडर है तो यहाँ पर देखिए
ज़्यादा है तो यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा, यहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ सरफेस एरिया कर देंगे तो रिडक्शन ऑफ आपका जो है इवेपोरेशन, ठीक है, पहली बात। दूसरा मैकेनिकल कवर्स, हम क्या करते हैं कि अपने जो सरफेस है वहाँ पर चाहे लेक्स है वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ परमानेंट रूफ या टेम्प्रोरी रूफ वगैरह जो है लगा देते हैं, जो कि रिड्यूस करता है लेक इवेपोरेशन को। केमिकल फिल्म्स, कुछ केमिकल जैसे आपके सिटाइल एल्कोहल, जिसको हेक्सा डिकेनोल भी कहते हैं, जैसे स्टीरियल एल्कोहल है, ठीक है। ये आपके ऐसे हैं जो कि आपके वाटर सरफेस के ऊपर एक लेयर फॉर्म कर देते हैं, जिससे आपका लेयर फॉर्मेशन के कारण जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्कैप नहीं हो पाते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीका है आपके इवेपोरेशन को रिड्यूस करने का, ठीक है। तो कौन सा सबसे सूटेबल अल्कोहल होता है, तो सिटाइल अल्कोहल आपका सबसे सूटेबल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करा इंटरसेप्शन लॉसेज आर ड्यू टू, कह रहा है कि इंटरसेप्शन लॉसेज जो होती है किसके कारण होती है। एक्चुअली आपको इंटरसेप्शन पता है, जब आपका रेनफॉल होता है तो कुछ पेड़ पौधे जो होते हैं उसमें वाटर आपका जो है प्लांट्स वगैरह में इंटरसेप्ट हो जाता है, ठीक है। तो यदि हमको इंटरसेप्शन लॉसेज जो हैं वो किसके कारण आती है, जब हम टोटल इंटरसेप्शन किसी बेसिन के लिए बात करते हैं, फॉर्मूला आपका आता है कि आपका x इक्वल टू ए प्लस बी टी, ये आपको फार्मूला याद रखेंगे, यहाँ से आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। x क्या है, टोटल इंटरसेप्शन इन सेंटीमीटर, ए क्या है आपका इंटरसेप्शन स्टोरेज कैपेसिटी सेंटीमीटर में, बी आपका क्या इवेपोरेशन रेट इंटरसेप्टिंग सरफेस के लिए, और टी आपका ड्यूरेशन शावर्स इन आवर्स, ठीक है। तो इसका मतलब जो यहाँ पर इक्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है, जो इंटरसेप्शन है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, मेनली ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल पे और आपके फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल पे बहुत कम डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है तो वहाँ पर थोड़ा सा इंटरसेप्शन ज़्यादा होगा, लेकिन उसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये मेनली किस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये आपके इवेपोरेशन पे, मेनली आपके इवेपोरेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, यहाँ पर ओनली 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 6 आवर्स स्टॉर्म हैड 4 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एंड रिजल्टिंग रन ऑफ वाज 2 सेंटीमीटर। इफ फाई इंडेक्स रिमेन्स द सेम वैल्यू, द रन ऑफ ड्यू टू 10 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन 12 आवर्स इन द कैचमेंट इज, ठीक है। यहाँ पर आपका यदि हम फर्स्ट सेट ऑफ डाटा देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेट डाटा, फर्स्ट सेट डाटा, 2 डाटा दे रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट सेट से देखते हैं, टाइम कितना दे रखा है यहाँ पर, टी इक्वल टू दे रखा है, आपका टाइम कितना है पहले में 6 आवर्स, ठीक है, 6 आवर। और क्या दे रखा है आपका, तो यहाँ टोटल प्रेसिपिटेशन पी दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर, पी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दे रखा है आपका। रन ऑफ दे रखा है ना, क्यू इक्वल टू कितना दे रखा है आपका, तो रन ऑफ दे रखा है 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर। चलिए सेकंड वाले में देखते हैं, तो सेकंड वाले में क्या दे रखा है आपको, सेकंड भी देख लेते हैं, सेकंड सेट डाटा दे रखा है, सेकंड सेट डाटा, पहले हम लोग डाटा ही देख लेते हैं, क्या दे रखा है सेकंड सेट डाटा में, ठीक, सेम वैल्यू कर रहा है, ठीक है, ये चेंज कर रहा है। तो आपका टी कितना दे रखा है आपका, टी इक्वल टू 12 आवर्स, 12 आवर्स, ठीक है, टी मिल गया आपका। और आपका टोटल प्रेसिपिटेशन पी इक्वल टू कितना दे रखा है आपका, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। यहाँ चलिए रन ऑफ निकालते हैं, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब क्यू निकालना है हम लोग को ना, चलिए क्यू निकालना है तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं, 1 सेकंड, क्यू हमको निकालना है, यहाँ पर क्यू नहीं दे रखा है, फाई इंडेक्स आपको पता है, फाई इंडेक्स इक्वल टू पी टोटल माइनस क्यू अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। चलिए तो पहले हम डाटा रख के अपना निकालते हैं। तो फर्स्ट सेट, पहले फर्स्ट सेट के लिए निकाल लेते हैं, फर्स्ट सेट के लिए, फर्स्ट सेट फाई इंडेक्स फॉर्मूला पता चल गया, फर्स्ट सेट के लिए निकालते हैं, तो फाई इंडेक्स क्या आ जाएगा, 4 टोटल, पी टोटल 4, क्यू आपका 2 है, अपॉन 6 आवर्स है ना, 0.33, और यही वैल्यू रख के वहाँ पर हम पी फाइंड कर सकते हैं सेकंड के लिए। तो सेम आपका क्यू फाई वहाँ पर सेम है, तो क्या हो जाएगा, सेकंड के लिए हम बात करते हैं 0.33 इक्वल टू 10 माइनस क्यू, तो हमें पता करना है, अपॉन 12 आवर्स, ये आपका 6.1 करीब आएगा, मतलब 6 सेंटीमीटर, लगभग 6 सेंटीमीटर आएगा। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू एस्टिमेट फ्लड डिस्चार्ज बेस्ड ऑन
हाई वाटर मार्क्स लेफ्ट ओवर इन द पास्ट। कह रहा है कि इनमें से कौन सा मेथड है जो कि एस्टिमेट करना जब हमको फ्लड डिस्चार्ज को, तो जो हाई वाटर मार्क पहले से जो छोड़ के गया है उसके अकॉर्डिंग। देखिए क्या होता है ना कि हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं, ठीक है, हमको डिस्चार्ज मेजरमेंट के, जिसमें आपका जो डायरेक्ट मेथड भी होता है, इनडायरेक्ट मेथड भी होता है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड में, ठीक है, यहाँ पर आपका जो है ये मेथड ऐसे टेक्निक होते हैं जो कि डिस्चार्ज को रिलेशनशिप जो है डिस्चार्ज और डेप्थ का लेकर के फाइंड करते हैं, जिसमें आपका जो है फ्लो मेजरमेंट स्ट्रक्चर है, स्लोप एरिया मेथड है, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं फ्लो मेजरमेंट मेथड, बहुत सारे डिवाइसेस जो है उनको यूज कर लेते हैं। स्लोप एरिया मेथड की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है स्लोप एरिया मेथड में कि कुछ ऐसे आपका जो है ना रिवर जो होगी उसमें ऐसे स्ट्रक्चर होगा, जब फ्लड आया रहेगा तो यहाँ पर कोई ना कोई मार्किंग होगी, उस मार्किंग के अकॉर्डिंग ही हम बताते हैं। और इस मेथड में हम जो अपना डिस्चार्ज फाइंड करते हैं मैनिंग इक्वेशन का यूज करके फाइंड करते हैं, ठीक है। और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। और इसमें जो एक्यूरेसी होती है वो हाई वाटर मार्क जो होती है, यदि गुड है तो एक्यूरेसी अच्छी आती है, ठीक है। यही हाई वाटर मार्क इसी को कहते हैं, जो यहाँ पर मार्क आ जाता है पहले फ्लड आया है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ इनडायरेक्ट आपका डायरेक्ट मेथड भी है, जैसे आपका एरिया वेलोसिटी मेथड है, मूविंग बोट मेथड है, ठीक है, डाइल्यूशन टेक्निक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड है, अल्ट्रासाउंड मेथड है। एक्चुअली ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आता नहीं है एग्जाम में, ये चैप्टर आपको जो है जब इसके अगर बुक ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो फ्लड डिस्चार्ज मेजरमेंट करने वाला में ये चैप्टर बहुत कम आता है, लेकिन यहाँ पर आया है तो मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको बता रहा हूँ। तो किस मेथड में आपका वाटर मार्क दे रखा होता है, इसमें यदि हम बात करते हैं स्लोप एरिया मेथड, ऑप्शन नंबर ए। आगे और क्वेश्चन आएंगे तो मैं एक एक चीज़ों को डिस्कस करते चला जाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इन मूविंग बोट मेथड ऑफ स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट द फ्लोइंग मेजरमेंट आर रिक्वायर्ड। कह रहा है जो आपका मूविंग बोट मेथड है स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट का, उसमें कह रहा है जो फ्लोइंग, अच्छा कौन सा मेथड, फॉलोइंग मेथड कौन सा रिक्वायर्ड है, ठीक है, मूविंग बोट, अच्छा, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ करंट मीटर्स, स्पीड ऑफ द बोट, डेप्थ एंड टाइम इंटरवल बिटवीन डेप्थ रीडिंग, ठीक है, नहीं। अब यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, मूविंग बोट मेथड की यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो मूविंग बोट मेथड एक ऐसा मेथड होता है, एक्चुअली हमारे जो लार्ज एलुवियल रिवर्स है, ठीक है, जो लार्ज एलुवियल रिवर्स है वहाँ पर जो है डिस्चार्ज का मेजरमेंट स्टैंडर्ड करंट मीटर्स वगैरह जो है या हमारे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड है उनसे मेजरमेंट करना बहुत ही आपका जो है टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। और हाई फ्लो के कंडीशन में इम्पॉसिबल भी लगभग स्टैंडर्ड करंट मीटर टेक्निक वगैरह यूज करके हम जब हाई वहाँ पर फ्लड है तो वहाँ पर हाई फ्लो में वो मेजर करना मुश्किल हो जाता है। तो इस केस में हम मूविंग बोट मेथड जो होता है सबसे ज़्यादा यूज में लाया जाता है, ठीक है। और ये आपका मूविंग बोट मेथड जो होता है, ठीक है, ये एक ऐसा मेथड हो जहाँ पर वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ करंट मीटर जो होता है उसको फाइंड करते हैं और हम डेप्थ और टाइम इंटरवल के बीच जो है रीडिंग्स जो होती है उसको लेकर के हम फाइंड करते हैं। तो वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ करंट मीटर और डेप्थ एंड टाइम इंटरवल के बीच रीडिंग, तो ये दोनों आपका सही, इसका मतलब सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करा, टू डिटरमाइन डिस्चार्ज एट ए सेक्शन इन ए स्ट्रीम फ्रॉम इट्स रेटिंग करो द रिक्वायर्ड डाटा आर। कह रहा है डिस्चार्ज यदि किसी सेक्शन के लिए आपको स्ट्रीम के लिए फाइंड करना है तो रेटिंग करो मेथड से, कह रहा कौन सा डाटा आपको वहाँ पर रिक्वायर्ड होगा, स्लोप ऑफ द वाटर सरफेस एट द सेक्शन, स्टेज एट द सेक्शन, या करंट मीटर रेटिंग एट द सेक्शन, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। यदि हम रेटिंग करो की बात करते हैं तो रेटिंग करो क्या होता है, रेटिंग करो एक प्रकार ग्राफ होता है किसका, डिस्चार्ज वर्सेज स्टेज फॉर गिवन पॉइंट ऑफ स्ट्रीम, जो कि आपका गेजिंग स्टेशन पर कोई गेजिंग स्टेशन के पॉइंट से वहाँ पर डिस्चार्ज को हम लोग देखते हैं और उसमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं जो कि आपका रेटिंग कर्व कहलाता है, ठीक है। और रेटिंग कर्व जो होता है ये पर डिपेंड करता है हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रीम चैनल एंड फ्लड प्लेन, ठीक है, जो कि टाइम टू टाइम एवरी सिचुएशन में ऑलमोस्ट वेरी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमको एक स्टेज जो सेक्शन होता है ना उस स्टेज पर हमको क्या करना है, पॉइंट ऑफ स्ट्रीम को फाइंड करना होता है, ठीक है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो क्या आपको चाहिए, तो यहाँ पर स्टेज एट द सेक्शन, हमको कहाँ रिक्वायर्ड डाटा चाहिए, स्टेज एट द सेक्शन, तो ये टू, तो ओनली टू आपको करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 156 क्या कह रहा है, कह रहा है द स्टेज ऑफ रिवर कैरिंग ए डिस्चार्ज ऑफ क्यू मीटर क्यूब पर सेकेंड एट पॉइंट इज 10 मीटर एंड स्लोप ऑफ वाटर सरफेस इज 1/4000, द डिस्चार्ज ऑफ फ्लड at same point at same stage of 10 meter with a water surface slope of 1/1000 will be। चलिए यहाँ पर दो केसेस तो हम लोग फाइंड करेंगे। चलिए केस 1 की यदि हम बात करते हैं, केस 1, ठीक है, तो यदि हम Q1 की बात करते हैं, Q1 इक्वल टू Q दे रखा है, सेम दे रखा है, ठीक है, Q1 इक्वल टू Q,
स्लोप कितना दे रखा है आपका, स्लोप दे रखा है कितना, स्लोप आपका दे रखा है 1/40,000। ठीक है, ठीक। केस 2 देखते हैं। केस 2 यहाँ पर डिस्चार्ज आपको क्यू डिस्चार्ज जो हम फाइंड करना है ना, डिस्चार्ज इक्वल टू Q2 जो कि हमें फाइंड करना है। ठीक है, और स्लोप दे रखा है, स्लोप कितना दे रखा है आपका, स्लोप की यदि हम बात करते हैं यहाँ स्लोप दे रखा है 1/1000। ठीक है, जो कि बोथ केसेस में सेम स्टेज है 10 मीटर का, बोथ केसेस में 10 मीटर का सेम स्टेज। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ फ्लड का स्टेज है वो सेम है। ठीक है, इसका मतलब Q इक्वल टू पहले फाइंड करते हैं, Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, A इंटू 1/n इंटू R टू द पावर 2/3 रिमेनिंग इक्वेशन इंटू S टू द पावर 1/2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर Q क्या आ जाएगा, बाकी दो चीज़ें सेम हो जाएंगी, तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों को तुलना करें तो Q इक्वल टू A। ठीक है, ये सही है, S पावर 1/2। 1 सेकेंड, यहाँ पर यदि हम रेशियो देखते हैं, कांस्टेंट को हटा दीजिए, तो कांस्टेंट को जब हम हटा देते हैं तो Q1, कांस्टेंट को यदि हम हटा देते हैं तो क्या आ जाएगा आपका Q1 अपॉन Q2 अंडर रूट, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू अंडर रूट S1 अपॉन, क्योंकि बाकी सब हटा दीजिए। ठीक है, S2, तो कितना हो जाएगा, Q1 इक्वल टू Q, तो Q अपॉन Q2 इक्वल टू अंडर रूट में 1/40,000 अपॉन 1/1000। यहाँ पर Q अपॉन Q2 जो आ जाएगा वो इक्वल टू 0.5, इसका मतलब Q2 इक्वल टू 2Q हो जाएगा, 1/2, हाँ 2Q हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा था स्ट्रीम विच डज नॉट हैव एनी बेस फ्लो कंट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, कह जिस स्ट्रीम के पास कोई आपका बेस फ्लो कंट्रीब्यूशन नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, पेरिनियल स्ट्रीम, इंटरमिटेंट स्ट्रीम, इफेमेरल स्ट्रीम या नन ऑफ द अबव। अब देयर आर डिफरेंट टाइप, 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स, पेरिनियल स्ट्रीम है, इंटरमिटेंट स्ट्रीम है और इफेमेरल स्ट्रीम है। ठीक है, अब पेरिनियल की यदि हम बात करते हैं तो ये स्ट्रीम ऐसे होते हैं जहाँ पर यदि आपका जो है ये हमेशा कुछ फ्लो आपका जो है हमेशा कुछ ना कुछ फ्लो जो है थ्रू आउट द ईयर कैरी करते हैं। जबकि इंटरमिटेंट स्ट्रीम की बात करते हैं, यहाँ पर जो है लिमिटेड कंट्रीब्यूशन होता है ग्राउंड वाटर में। ठीक है, लिमिटेड कंट्रीब्यूशन होता है। और इफेमेरल की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोई आपका बेस फ्लो का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है ड्राई सीजन जो होता है वहाँ पर जो है जो वाटर टेबल होता है वो भी ड्राई सीजन में भी आपका जो है बेड लेवल ऑफ स्ट्रीम से ऊपर होता है। जबकि यदि यहाँ पर बात करते हैं आपके जो है, ठीक है, जब इंटरमीडिएट में बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका जो है स्ट्रीम ड्राई होता है आपका मोस्ट ड्राई मंथ में। ठीक है, और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो हाइड्रोग्राफ जो बताता है वो स्पाइक, बहुत ज़्यादा फ्लैश फ्लो का स्पाइक बताता है यहाँ पर स्टॉर्म का। ठीक है, प्लस यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यदि हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं अपना पेरिनियल स्ट्रीम में तो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर आपको जो है ड्यूरिंग नॉन प्रेसिपिटेशन पीरियड में भी देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट में जो है आपके, ठीक है, ड्राई सीजन में यदि हम बात करते हैं ना वहाँ पर यदि बेस फ्लो की बात करते हैं, ठीक है, वो ड्यूरिंग वेट सीजन में ही होता है, ड्राई सीजन में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर तो ड्राई हो जाता है, यहाँ पर स्टोन फ्लो होता ही नहीं है तो एनडी हो जाता है, यहाँ पर जो है बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये पूरी टेबल आपको मैंने बता दिया। ठीक है, ऐसे ही यदि हम पेरिनियल स्ट्रीम्स की बात करते हैं तो 100% डिबेटेबल फ्लो होता है फाइनाइट वैल्यू के लिए। यहाँ पर जो है ड्राई सीजन में यदि हम बात करते हैं तो वाटर टेबल ड्रॉप कर जाता है और लोअर देन स्ट्रीम बेड होता है। और इंटरमीडिएट में तो ये आपका जो है डिपेंडेबल फ्लो हो जाता है जो कि 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो कह रहा है कि द स्ट्रीम विच डज नॉट हैव एनी बेस फ्लो कंट्रीब्यूशन, किसमें नहीं होता तो इफेमेरल में कोई कंट्रीब्यूशन बेस फ्लो में नहीं होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का द फ्लो मास कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ऊपर पूरा बता भी चुका हूँ एक बार। यदि हम फ्लो मास कर्व की बात करते हैं तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका होता है, यही क्वेश्चन पूछ रखा है। फ्लो मास कर्व की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका क्यूमुलेटिव रेनफॉल अगेंस्ट टाइम अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपका टाइम जो अरेंज होता है उसके बीच जो ग्राफ बनता है उसको हम फ्लो मास कर्व कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है जो स्लोप होता है मास का, जो स्लोप ऑफ मास होता है वो एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर जो क्या करता है उस इंस्टेंट टाइम पर रेट ऑफ फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
और यहाँ पर जो मास कर्व में यदि हम बात करते हैं फ्लोट टाइप और आपका वेरिंग टाइप रेन गेजेस जो है वो रेनफॉल को मेजर करने के लिए यूज में लाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रिजर्वर कैपेसिटी क्या थी, क्यूमुलेटिव इनफ्लो माइनस क्यूमुलेटिव डिमांड कर्व। फ्लो मास कर्व किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये आपका है सॉरी क्यूमुलेटिव डिस्चार्ज वॉल्यूम टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, इफ द डिमांड लाइन ड्रॉन फ्रॉम ए रीज इन ए फ्लो मास कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व अगेन इट इंडिकेट्स दैट। कह रहा है कि यदि आपका डिमांड लाइन जो कि आपका रीज से ड्रॉ किया जा रहा है वो फ्लो मास कर्व में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है कर्व को, वो क्या इंडिकेट करता है। तो जब आपका डिमांड लाइन जो होता है जो हम रीज से ड्रॉ करते हैं वो यदि हमारे मास कर्व को दोबारा इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि रेट ऑफ इनफ्लो जो है वो लेस देन है या इक्वल टू रेट ऑफ डिमांड के, ठीक है। इसका मतलब जो डिमांड होगा वो आपके इनफ्लो को मेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपका डिमांड कैन नॉट बी मेट बाई इनफ्लो, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर द शेप ऑफ रिसेशन लिम्ब ऑफ ए हाइड्रोग्राफ डिपेंड अपॉन। कर जो हाइड्रोग्राफ का रिसेशन लिम्ब का शेप है वो किस पे डिपेंड करता है, आपका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पे केवल, स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक पे केवल, या दोनों पर, या नन ऑफ द अबव। अब यदि हम हाइड्रोग्राफ की बात करते हैं, ठीक, हाइड्रोग्राफ क्या है, आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, तो डिस्चार्ज अगेंस्ट टाइम का, ठीक है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए ये हमारा जो है हाइड्रोग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, ठीक है, जो ये हमारा एम और ए है, ठीक है, इसको एम और ए क्या कहते हैं, बेस फ्लो रिसेशन कहते हैं। ए और बी हमारा क्या होता है, ए और बी को हम कहते हैं राइजिंग लिम्ब, क्या होता है ये हमारा राइजिंग लिम्ब, ठीक है। और ये आपका कॉनकेव शेप में, देखिए कॉनकेव शेप में होता है। और ये आपका इसका शेप जो डिपेंड करता है वो आपको किस पे करता है, ये रेनफॉल और कैचमेंट पैरामीटर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये हमारा बी और सी, ये हमारा बी और सी, पी तो हमारा पीक है, बी और सी की बात करें इसको कहते हैं क्रेस्ट सेगमेंट, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रेस्ट सेगमेंट, ठीक है। जब आपका रेनफॉल एंड हो जाता है तो ये आपको जो है लार्ज कैचमेंट के लिए देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ से यदि हम बात करते हैं तो ये हमारा, ठीक है, यहाँ सी से डी तक, ठीक है, सी से डी तक जो हमारा, इसको हम कहते हैं रिसेशन लिम्ब। और रिसेशन लिम्ब की यदि हम बात करते हैं तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके जो है केवल और केवल कैचमेंट पैरामीटर, ठीक है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पर केवल डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पर केवल डिपेंड करता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर 141 से 160 तक के क्वेश्चन देख लिए हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे और ये आपके वीडियो अब कंटिन्यू आएंगे। बीच में थोड़े कुछ प्रॉब्लम्स थे, हेल्थ प्रॉब्लम थे, तो इस वजह से वीडियो नहीं आ रहे थे। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जो भी आपको जो है दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।